नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो के साथ, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया, जिसने पूरे देश में मिला जुला असर इसका देखने को मिला। कहीं सड़कों पर जाम तो कहीं पुलिस का लाठीचार्ज। अपनी मांगों को लेकर संगठनों ने लगभग हर राज्य में प्रदर्शन किया। देश भर में प्रदर्शन का कैसा रहा आलम, एक खास रिपोर्ट में देखते हैं। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज देश भर में 21 संगठनों ने भारत बंद बुलाया, जिसका देश भर में मिला जुला असर देखने को मिला। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने ये फैसला लिया है। भारत बंद के फैसले को देखते हुए सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बिहार की राजधानी पटना में बंद के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बिहार के कई और शहरों में बंद समर्थक सड़क पर उतरे। पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका गया। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इसी दौरान भीड़ में SDM श्रीकांत खांडेकर भी सिपाही के डंडे के शिकार हो गए। भारत बंद और उग्र प्रदर्शन के चलते डाक बंगला चौराहे पर दुकानें बंद रहीं। कुछ दुकानें खुली भी तो प्रदर्शन के दौरान दुकानदारों ने शटर गिरा दिया। वहीं राजस्थान के जयपुर, अजमेर समेत कई इलाकों में भारत बंद का असर नजर आया। छत्तीसगढ़ में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। गरियाबंद, मुंगेली, कांकेर में सुबह से जरूरी सेवाओं को छोड़कर बस, स्कूल, कॉलेज, बाजार, दुकानें बंद रहीं। कांकेर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बंद को समर्थन दिया है, लेकिन रायपुर में नहीं दिया है। देशव्यापी प्रदर्शन को कांग्रेस, TMC, सपा, बसपा, RJD, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया है। भारत बंद को दलित और आदिवासी संगठन के अलावा अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन कर रही हैं। इनमें प्रमुख रूप से बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, LJP समेत अन्य संगठनों का नाम शामिल है। कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन किया है। इन संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। मामले पर राजनेताओं की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके दो पार्ट है। मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि एक विषय था क्रीमी लेयर का और दूसरा विषय था कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। इन दो विषयों में सुप्रीम कोर्ट ने एक में तो ऑब्जर्वेशन दिया, तो ऑब्जर्वेशन तो कोई जजमेंट का पार्ट नहीं होता। और जब SC/ST के सांसदों को, जो बीजेपी के सांसद थे, जब उनको लगा कि ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष के MP भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस फैसले से क्रीमी लेयर SC/ST में भी आ गया, तो उसके लिए ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करके कहा तो अब कोई ज्यादा विषय बचा नहीं। मायावती जी ने सपोर्ट किया है, कहा कि BSP सपोर्ट करी भारत में। विपक्षी पार्टियों का अधिकार, यही लोकतंत्र है। और जानकारी हम लोगों ने दिया, ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC/ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC/ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश भर में विवाद का विषय बना हुआ है।
विरोध करने वालों का मानना है कि इससे आरक्षण व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। कई संगठनों ने इसे आरक्षण नीति के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि इससे आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक न्याय की धारणा कमजोर हो जाएगी। विरोध करने वालों का तर्क है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को ये आरक्षण उनकी तरक्की के लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूप से उनके साथ हुई प्रताड़ना से न्याय दिलाने के लिए है। तर्क ये भी है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत के भेद का शिकार हुई इन जातियों को एक समूह ही माना जाना चाहिए। वे इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। भारत बंद का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना और इसे वापस लेने की मांग करना और सरकार पर दबाव डालना है। संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी से बुधवार को शांतिपूर्ण आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की है। आइए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं, ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में समक्ष होंगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। हालांकि कोर्ट का ये भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने ये साफ कहा था कि एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एन त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये फैसला सुनाया। संगठन ने हाल में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ की ओर से सुनाए गए फैसले को लेकर विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है, जो उनके अनुसार ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ के लिए गए फैसले को कमजोर करता है, जिसने भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सीबीआई की जांच जारी है। वहीं अपनी सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे डॉक्टरों का प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी रहा। क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, खास रिपोर्ट से समझिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पिछले 1 सप्ताह से ज्यादा समय से जारी है। इस वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ समेत सभी प्रमुख शहरों में बड़े सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा और पीड़िता को न्याय देने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। महिला डॉक्टर संघ रेप मर्डर के विरोध में कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरी। कोलकाता, दिल्ली और अन्य शहरों में भी डॉक्टरों ने आज काम नहीं किया। एम्स दिल्ली ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कमेटी बनाई है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप मर्डर मामले की सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि वो एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर रही है, जो डॉक्टर्स के हालात पर रिपोर्ट तैयार करेगी। कोर्ट ने पीड़िता के रेप मर्डर के बाद देरी से एफआईआर किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। अदालत ने साथ ही निर्देश दिया है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसकी तस्वीरें और नाम हटाए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ ने अपने हाथों में ले ली है। सीआईएसएफ के अधिकारी बुधवार को अस्पताल पहुंचे और यहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने कलकत्ता हाई कोर्ट में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ याचिका लगाई है। अली ने घोष पर कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है और ईडी से जांच कराने की मांग की है। सीबीआई आरोपी की पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी कर रही है, जिसके जरिए हत्या और दुष्कर्म का राज खुल पाएगा। आरोपी की सास ने कहा है कि उसे फांसी पर लटकाया जाए। उसने बताया कि वो उसकी बेटी के साथ क्रूर व्यवहार करता था और मारपीट करता था। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। जिन कांग्रेसी नेताओं ने इस घटना पर एक्शन की मांग की है, उन्हें टीएमसी ने जवाब भी दिया है। सोशल मीडिया पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर पोस्ट करने वाले कई नेताओं को नोटिस भी भेजा गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि हम सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा चाहते हैं। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो अपनी विश्वसनीयता खो चुकी हैं। Resignation. We want resignation of Mamata Banerjee. She should quit from her chair. She lost her credibility. इसके अलावा बुधवार को कोलकाता में भाजपा और कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। कोलकाता रेप मर्डर मामले में अब अलग अलग क्षेत्र के लोग भी प्रदर्शन में उतर आए हैं। कोलकाता रेप कांड पर फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि बंगाल में पुलिस और सरकार बुरी तरह से फेल हो गई है। मेरा सिर्फ इतना डिमांड है कि आजादी के पहले से 1940 डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम से यहाँ पे रेप को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो करंट गवर्नमेंट है, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। बंगाल में कम्युनल, पॉलिटिकल, इलेक्टोरल वायलेंस खत्म होना चाहिए and we have to make Bengal great again and that is possible only जो current political system है वो पूरा change हो। कुछ होता है, संदेश खाली में हुआ कुछ, अभी आपके यहाँ कोई कुछ बोल रहा है, लोग तो इसको कवर अप करने में लगे हुए हैं, लोग तो डायरेक्टर को ट्रांसफर करने में, FIR लेट करने में, इन सब में लगे हुए हैं। इसका इंस्टेंट इमीडिएट इसका एक्शन लेना चाहिए था and this government has failed completely but I am here because I want lots of young people, they have been asking me, I want them to feel inspired that yes, if I can stand here and protest, they can also too. कोलकाता के अस्पताल में महिला प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और फिर उसकी हत्या किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी की महिला शाखा ने यहां महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के बाहर बुधवार को प्रदर्शन किया और इसके साथ ही न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी और उन्होंने नारे लगाते हुए अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इसके साथ ही मामले पर सियासी बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही। कल कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है। इसलिए इमीडिएटली सीपी को हटा देना चाहिए, तत्काल अपने पद से हटा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के राज्य में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज भी आनंदपुर में एक घटना घटी है, तो बंद नहीं है। आरजीकर हुआ, उसके बाद वर्धमान में एक आदिवासी बच्ची के साथ उनको मर्डर हुआ। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। This is the most shameful statement that somebody like Rakesh Tikait could make. And that too after Rahul Gandhi says that the entire Arjikar Medical College rape and murder is a distraction. He says it is a conspiracy against the government of Mamata Banerjee, that it is propaganda being done for last 10 days. I want to ask Mr. Tikait and his benefactors and patronizers in India Alliance, is the Supreme Court intervention also propaganda and conspiracy? The Supreme Court slammed the Mamata Banerjee government and indicated how there was an institutional cover-up of evidence.
how there was Balatkari Bachao, not Beti Bachao? Is the Supreme Court involved in propaganda? Is the High Court, which transferred the probe to CBI, involved in propaganda and conspiracy, Mr. Rakesh Tikait? Mr. Rakesh Tikait, please tell us, are the parents who are demanding justice and saying that Mamata Banerjee is not ensuring justice, in fact she's silencing those who are speaking out the truth, are they part of the propaganda and conspiracy? घटना को लेकर लोगों में गुस्सा और आक्रोश है, जो अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस निर्मम घटना पर भी सियासत अपना काम करने से बाज नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। कौन है जॉर्ज कुरियन, जिन्हें एमपी से राज्यसभा भेजा जा रहा है? जान लीजिए खास रिपोर्ट से। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। विधानसभा में इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सुरेश पचौरी, फग्गन सिंह कुलस्ते, राजेंद्र शुक्ल, तुलसी सिलावट, राव उदय प्रताप सिंह मौजूद रहे। भाजपा ने मंगलवार को कुरियन के नाम की घोषणा की थी। विधानसभा में बीजेपी का बहुमत देखते हुए कुरियन का राज्यसभा में निर्विरोध जाना तय है। वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सांसद बनने से खाली हुई सीट पर प्रत्याशी बनी हैं। इस सीट पर अप्रैल तक 2026 तक का कार्यकाल बचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन आज सुबह विशेष विमान से भोपाल आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वीडी शर्मा के साथ कुरियन मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। यहां से वे सीएम के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे और नामांकन फॉर्म की औपचारिकताएं पूरी की। मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री प्रस्तावक के तौर पर नामांकन पर हस्ताक्षर किए। कुरियन मध्य प्रदेश से पहले क्रिश्चियन सांसद होंगे। कांग्रेस के पास राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए संख्या बल नहीं है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी, इसलिए जॉर्ज निर्विरोध चुने जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय संसद बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला एवं सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की मौजूदगी में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बुधवार को विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। Express my gratitude to the Prime Minister Modi ji and the central BJP leadership, Madhya Pradesh Mukhyamantri Mohan Yadav ji, our VD Sharma ji and entire leadership of Madhya Pradesh for suggesting my name and nominating my name to the Rajya Sabha. सौभाग्य है हमारे अपने मध्य प्रदेश से केरल से हमारे लोकप्रिय नेता भारत सरकार के मंत्री जॉर्ज कुरियन जी को यहां से हम अपनी विधानसभा से चुन करके भेज रहे हैं। हम सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए केरल से भी हमारे भाई हमको मिले हैं। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, सबका आभार भी मानता हूं और स्नेह के लिए धन्यवाद भी देता हूं। उनने प्रेम लुटाया है और हमारी आवाज को, वैसे भी आदिगुरु शंकराचार्य जी के जमाने से केरल से हमारा विशेष संबंध है। जब शंकराचार्य जी ने पहली बार मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के किनारे आकर के वो अपने गुरु के पास दीक्षित हुए और दुनिया ने शंकराचार्य जी का एक नया रूप देखा, वो गौरवशाली पक्ष हमसे जुड़ा हुआ है। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय कुरियन जी का स्वागत है और हम निश्चित विजय की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं अभी से एडवांस में बधाई दे रहा हूँ। हमारे कैबिनेट के मंत्री और केरल के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जॉर्ज कुरियन जी ने राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन अभी किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं, एक ऐसे नेता को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को केरल के अंदर स्थापित करने के लिए अपने जीवन में लगातार संघर्ष किया है और इस नाते से एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। आज मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि केरल से आज
जॉर्ज कुरियन जी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात के लिए उत्साहित भी हैं और माननीय जॉर्ज कुरियन जी का हम बहुत हृदय से यहाँ पर स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये एक ऐसा अवसर है कि तमिलनाडु को भी मध्य प्रदेश से अवसर मिला है तो केरल को भी अवसर मिला है, तो इसलिए राष्ट्रीय एकात्मता के लिए मध्य प्रदेश की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं पुनः एक बार आदरणीय जॉर्ज कुरियन जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट खाली है। इस रेस में केपी यादव और नरोत्तम मिश्रा आगे चल रहे थे। केपी यादव का नाम इसलिए आगे चल रहा था क्योंकि उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए गुना शिवपुरी सीट छोड़ दी थी। अब इन दोनों दावेदारों का पत्ता साफ हो गया है। अब मध्य प्रदेश से बीजेपी ने केरल के जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेजने का रास्ता साफ कर दिया है। जॉर्ज कुरियन केरल से आते हैं। कोट्टायम के एक छोटे से गांव कनकतारी के एक ईसाई परिवार से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में फिलहाल वो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। कुरियन ने प्रधानमंत्री के साथ ही शपथ ली थी। बीजेपी महासचिव और केरल के नेता जॉर्ज कुरियन को संगठन में मजबूत नाम है। उन्होंने केरल जैसे राज्य में पार्टी के लिए लंबे अरसे तक काम किया है। 1980 के दशक में जब समाजवादियों का एक समूह जनता दल छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ था, तब कुरियन भी महज 19 साल की उम्र में भाजपा से जुड़े थे। वो संगठन में कई अहम पदों पर रह चुके हैं, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में सदस्यता, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम करना और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष होना शामिल है। केंद्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। जॉर्ज कुरियन केरल में बीजेपी के बड़े नेता हैं। इसके साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट में वकील भी रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता पहली बार 1980 में ली थी। जॉर्ज कुरियन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही दक्षिण दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुवादक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली जीत के बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा की ये सीट खाली हुई है। साथ ही बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। इस सीट पर कांग्रेस कोई उम्मीदवार नहीं खड़े कर रही। ऐसे में लड़ाई एक तरफा है। वहीं जिन 12 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें बीजेपी के 7 राज्यसभा सांसद थे। महाराष्ट्र, असम में 2, बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा से एक सांसद था। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की अगर माने तो मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, ओडिशा और त्रिपुरा में बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है और इन सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं महाराष्ट्र और बिहार में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।